बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्त की बीवी मुझसे पर्दा करती थी, मगर फिर भी मेरा दोस्त अपने घर मुझे खाने पर ले जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए खूबसूरत सी पाजेब लेकर गया। घर वापस आया तो अपनी बीवी के पाँव में वही पाजेब देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो अगले दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जो ही अंदर पाँव रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो आज फिर सरे शाम ही काशिफ मेरे सर पर खड़ा होकर इसरार कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे रोज रोज काशिफ के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी और मैंने महसूस किया कि मेरी मौजूदगी में गैर आरामदा महसूस करती है। मगर न जाने ये सब काशिफ की नजरों से क्यों ओझल था। वो जबरदस्ती हफ्ते में 2-3 बार मुझे अपने घर साथ लाजमी ले जाता। मैं और काशिफ एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत थी। मेरी शादी हुई तो वो फक्त एक ही बार मेरे घर आया था। इसके बाद से उसने कभी भी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैं बोला, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। काशिफ कहने लगा, क्यों, वजह बताओ। यकीनन तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होंगे। मैंने सोचा कि इस तरह तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना घड़ लेता हूँ। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, ये बात नहीं है। दरअसल मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, इसलिए इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। घर वापस तो शायद मैं लेट ही पहुंचूं। काशिफ ने सर हिला दिया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे वालिदैन अलहदा घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी ऑफिस की जानिब से मिलने वाले घर में रहा करते थे। खैर, मैंने काशिफ से जान छुड़वाकर अपने घर आ गया, मगर ये देखकर तो हैरान ही रह गया कि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी और नादिया की शादी को 2 बरस हो चुके थे। इन 2 सालों में जब भी मैं ऑफिस से वापस लौटता तो अपनी बीवी को घर में ही पाता। उसका यूं घर से गायब होना गैर मामूली सी बात थी। इसलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, खान साहिब, बेगम साहिबा कहाँ गई है, कुछ बता कर गई है? चौकीदार ने कंधे उचका दिए और बोला, जी, वो मामूल के मुताबिक ही घर से निकली हैं, जल्दी आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये वो क्या कह रहा था? मामूल के मुताबिक घर से निकली थी, तो वो क्या अक्सर घर से बाहर जाया करती थी? तो फिर मुझे इस बात का इल्म क्यों नहीं था? मैं बोला, क्या मतलब खान साहिब? वो कहने लगा, साहब जी, हम तो मुलाजिम हैं, हमें क्या पता कि घर है मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब बीबी जी आएंगी तो वो खुद ही पूछ लीजिएगा ना। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी भला? 2 घंटे यूं ही बीत गए थे। फिर काशिफ का फोन आ गया। वो कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया है क्या? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? मैं बोला, नहीं यार, आज अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया था, उनकी कोई मसरूफियत थी, इसलिए मैं घर आ गया। काशिफ की आवाज में परेशानी आ गई। वो कहने लगा, इब्रार, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो क्यों? काशिफ की आवाज में दबा दबा गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान था, इसलिए गुस्से से बोला, अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया तो क्या मैं जबरदस्ती उन्हें अपने कंधों पर उठा कर ले जाता? तुम भी यार हद करते हो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। कहने लगी, इब्रार, सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नफी में सर हिला दिया और बड़े गौर से नादिया का चेहरा देखने लगा। वो कुछ शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला, नादिया, तुम कहाँ गई थी? वो नजरें चुरा कर बोली, मैं पड़ोसन की तरफ गई थी, मेरी बहुत दोस्ती हो गई है उसके साथ। मैंने सर हिला दिया और उससे मजीद सवालों जवाब नहीं किए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नजरें चुरा कर बात करे। खैर, उसने खाने का इंतजाम किया तो हम खाना खाने बैठ गए। तब नादिया कहने लगी, इब्रार, आपने तो आज अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, क्या हुआ फिर? मैं नादिया की बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरा अब्बू को अस्पताल लेकर जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनकी चेकअप की डेट थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही घड़ ली थी, ताकि मुझे काशिफ के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी बीवी को किसी किस्म की परेशानी ना हो।
मैंने नादिया की जानिब देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं अब्बू को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वो मुस्तरिब सी होकर रह गई। फिर कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस में कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप तो अब्बू को लेकर अस्पताल गए हैं, इसलिए मैं अपने पड़ोसन के घर चली गई। मैंने सर हिला दिया। आज नादिया बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके कोलोफेल में तजाद था। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती थी? फिर मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि इस पर शक नहीं किया जा सकता। गो के मेरी और नादिया की शादी को महज 2 साल हुए थे, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नादिया मेरे चचा की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। नादिया तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। शादी के पहले जब बहकने का खतरा होता है, तब नादिया ने मेरे साथ वफा निभाई, तो अब तो फिर शादी हो गई थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो काशिफ ने मुझे आड़े हाथों लिया। वो कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो क्या, मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिला वजह मुझसे मुशक्कत करवा रहे थे। मैं बोला, यार काशिफ, मैं भाभी के पर्दे का ख्याल करके नहीं आता। वो पर्दा करती है। जब मैं आपके घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छिपा कर रखना पड़ता है। मुझे इन्हें मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। काशिफ कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में ही पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा ही करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना छोड़ दूँ? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। काशिफ मेरी बात सुनकर हंसने लगा। वो बोला, अरे यार मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है नादिया भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाजत नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि काशिफ मेहमानों को खाना खिलाने पर अल्लाह ताला सवाब देते हैं। मैं काशिफ की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया और बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार तुम जब भी मुझे मदऊ करोगे मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। काशिफ मेरी बात सुनकर खुश हो गया। मैंने सोचा कि काशिफ की बीवी अब उसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वो 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने घर साथ चलने को कहेगा। इस बार काशिफ कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने कोरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने तो ये सोचकर हैरान हो गया कि काशिफ की बीवी को कैसे इल्म था कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर काशिफ ने मुझे दावत दी तो मुझे साथ चलना ही पड़ा, क्योंकि मैं इस बार इनकार करके उसकी दिल आजारी नहीं करना चाहता था। ये नहीं था कि पूरे ऑफिस में काशिफ की दोस्ती फक्त मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वो इन्हें कभी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वो मेरे मुंह को ही आ जाया करता था। मैं काशिफ के साथ उसके घर चला गया। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने स्याह रंग का अबाया पहना हुआ था और चेहरा भी मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज वगैरह रख रही होती तो बर्तनों के बजने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कपकपा रहे हैं। खैर खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाना खाने बैठ गए। तभी मुझे नादिया का ख्याल आया। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, मैं इसे कॉल करके आगाह कर दूं कि मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुन के काशिफ के मुंह में नवाला फंस गया। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास पेश किया, मगर फिर भी उसकी खांसी थम नहीं रही थी। फिर वो बोला, इब्रार अगर तुम छोटी छोटी सी बात भाभी को फोन पर बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रौब खत्म हो जाएगा। उनको जरा अपने इंतजार करने दो। इंतजार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंस दिया और बोला, बस बस अपने फलसफे अपने पास ही रखो। हम दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। काशिफ की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी सी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर कोई तशन्गी सी दर आई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया।
मैंने अपना मोबाइल उठाया और नादिया का नंबर डायल कर दिया। बेल जाने लगी तो मैंने किसी एहसास के तहत फोन कान से हटा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे नादिया का मोबाइल किचन में बजा हो, मगर अब आवाज थम गई थी। मैंने फिर से फोन कान को लगाया और बोला, नादिया कहाँ हो? उसके गुस्से से भरी आवाज मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं बोला, यार आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। दरअसल मैं काशिफ की तरफ आया हुआ हूँ। मैंने इधर ही खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लो। नादिया ने हामी भर ली तो मैंने फोन रख दिया। खाने से फारिग होकर मैं अपने घर आ गया। मैं घर में दाखिल होने लगा तो किसी एहसास के तहत एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैं चौकीदार से बोला, खान साहिब, बेगम आज कहीं गई थी क्या? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने 1 घंटा कबल ही तो नादिया को फोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो नादिया मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है नादिया, तुम गुस्से में लग रही हो? वो रूठे लहजे में बोली, तो क्या अब मुझे रूठने का हक भी नहीं है? आप रोज रोज अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, नादिया, ऐसा होता है ना कि इंसान को हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्जाम किसी और के ऊपर लगा देता है। नादिया का चेहरा जर्द पड़ गया। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब है आपका? आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मैं हंस दिया और बोला, यार मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसके हल्क में बात ही फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं, मैंने क्यों डरना है? मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे एतराजात का जवाब देने की बजाय घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। मैंने नादिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, नादिया, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाए क्या होता है? नादिया कहने लगी, ये गलत हरकत होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। इन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना? मैं बोला, जब शौहर घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है या ये कानून दोनों पर लागू होता है? मेरी बीवी झुंझला गई। वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। वो कहने लगी, न जाने वो काशिफ के घर से क्या खा कर आते हैं आप, क्या आपकी बातें ही नहीं खत्म होती? वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया कि मेरी बीवी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वो बहुत सीधे तरीके से मुझे बता भी सकती है कि जब काशिफ के घर से आपने फोन किया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती है ना? फिर वो मेरे सामने ऐसा तासुर क्यों देती है कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं? आज मैं नादिया के साथ इस तरह घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबरा कर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वो तो उल्टा मुझे मोर्दे इल्जाम ठहरा कर चली गई। इसका मतलब यही था कि नादिया जहाँ जाती है उसके मुतालिक मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा ये फर्ज बनता था कि मुझे इस बात इल्म हो कि मेरी बीवी कहाँ जाती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरे लिए हर चीज से बढ़कर मेरी बीवी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगवा लूंगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुलवाया। मैं बोला, खान साहिब, बेगम साहिबा किस वक्त घर से बाहर निकलती हैं? वो सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तब ही वो घर से निकलती हैं, और अल्लाह की करनी ये होती है कि उस दिन आप भी घर में देर ही से वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले पहले बीबी जी वापस पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जो मालूमात दी थी, इससे तो यही जाहिर होता है कि किसी न किसी तरह नादिया को पहले से ही इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं काशिफ के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की बात ये थी कि जब मैं अपनी बीवी को इस बात की इत्तला नहीं देता तो फिर
बीवी से मेरी रूटीन की खबर कौन देता है। मुझे नादिया पर अंधा एतमाद था, इसलिए मैंने इस बात पर तो यकीन नहीं कर सकता कि वो मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही है, मगर फिर भी ये सब बातें परेशान कुन थी और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा। काशिफ ने मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोला, क्या बात है इब्रार, आजकल तुम कुछ खफा से लगते हो। अब भला मैं इसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं इसकी फिक्र में घुलता जा रहा हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस अब्बू की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। ये बात हकीकत भी थी। काशिफ कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके पूछा था, उसने बताया कि वो हर वक्त साए की तरह अब्बू के साथ रहता है, उन्हें बद एहतियाती करने से रोकता है। अब्बू की दवाई भी बदली है मगर वो ठीक नहीं हो रहे। काशिफ बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह करम होगा। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट तक चलते हैं। मेरी बीवी की सालगिरह है, मैं उसके लिए तोहफा खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार मैं नहीं जा सकता। मगर वो काशिफ ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वो तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा। मैं झुंझला गया और बोला, ये क्या तुम छोटे बच्चों की तरह हर वक्त जिद करते हो? कब मैंने तो जाना ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि मुझे तोहफा लेने का कोई तजर्बा नहीं। मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा, मगर सच बताऊं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो जोंक की तरह मुझसे चिपक ही गया। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब काशिफ के साथ मेरी दोस्ती हुई थी। वो नहायत अजीब किस्म का इंसान था, उसे दूसरों की परेशानी से कोई सरोकार ही नहीं था। वो तो बस चाहता था कि उसी की ही सुनी जाए। मैं तो अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से काशिफ ने मेरे नाक में दम कर रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत से दोस्त थे, फक्त मैं ही नहीं था। फिर न जाने वो मुझे हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता। आज हम मार्केट में गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के लिए पाजेब लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो, कैसा डिजाइन लूं? मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत पाजेब पर पड़ी। वो इतनी नफीस थी कि दिल खुश हो गया उसको देखकर। मैं बोला, ये ले लो, भाभी को पसंद आएगी। काशिफ ने मेरी पसंद की पाजेब खरीद ली और फिर हम घर आ गए। आज नादिया घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, जबकि मैं आजकल इस कदर परेशान रहने लगा था कि खुश होना तो भूल ही गया था। नादिया मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में जवाब देता रहा। फिर वो बोली, इब्रार आपकी दोस्ती काशिफ के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जब से मेरी और नादिया की शादी हुई है, वो किसी न किसी तरह हर गुफ्तगू में काशिफ ले आता और उससे मेरे मुतल्लिक सवाल पूछती रहती थी। न जाने वो काशिफ में इस कदर दिलचस्पी क्यों लेती थी। मैं बोला, काशिफ से मेरी दोस्ती 1.5 साल कबल ही हुई है, हमारी शादी के बाद हुई थी मेरी इससे दोस्ती। मुझसे पहले बहुत से लड़के ऑफिस में इसके दोस्त थे। मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो वो हर वक्त मुझसे बातें ही करता है, मुझे ही हर जगह साथ लेकर जाता है, घर लेकर जाता है तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि उसकी बीवी शरई पर्दा करती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर ये काशिफ तो मेरी बात समझता ही नहीं, हर चीज में मुझसे जिद करता है। अब तो मैं इससे तंग आ गया हूँ। नादिया जल्दी से बोली, किसी के खलूस और मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब वो इंसान होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सर हिला दिया था। आज मैंने पूरी तफसील नादिया को काशिफ के मुतालिक बता दिया। तब नादिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, इब्रार अगर आपको कभी पता चले कि काशिफ ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? नादिया के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोला, किस किस्म का धोखा? बिजनेस के मामलात में या निजी जिंदगी में? नादिया बोली, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब, अगर आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल दे, आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो मगर उसको काशिफ आपसे छीन ले, तो आप क्या करेंगे? मुझे नादिया के इस सवाल ने बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया। नादिया और काशिफ के बहुत से पजल एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। अब इसका ये सवाल, मैं बोला, नादिया जो चीज मेरी होगी वो कभी मुझे छोड़कर काशिफ के पास नहीं जाएगी। नादिया बोली, फिर भी अगर ऐसा कभी हो तो आप काशिफ के साथ कैसा सलूक करेंगे? उसके साथ दोस्ती खत्म कर लेंगे या उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे? मैंने बेचैन होकर पहलू बदला था
और बोला, तुम क्या फजूल सवाल लेकर बैठ गई हो, उठो मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ। नादिया सख्त बदमजा हो गई, मगर फिर वो कुछ कहे बिना ही किचन में चली गई। मैं अपने आप में ही जलता रह गया। अब मैं चाहता था कि हर चीज, हर मामला मेरे सामने बिल्कुल बेनकाब होकर आ जाए, पर मेरे हाथ कोई सिरा लग ही नहीं रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस रात से पर्दा उठाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे नादिया पर सख्ती करना पड़ी तो मैं बाज नहीं आऊंगा। मगर मुझे क्या इल्म था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोच कर बैठी है। वो मुझे बहुत खुला इशारा देना चाहती थी। हुआ कुछ यूं कि अगले दिन मैं ऑफिस से वापस लौटा तो ये देखकर जान निकल गई कि नादिया वो पाजेब पहने हुई थी जो कल काशिफ मेरे साथ जाकर अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। मैं उस पाजेब को देखकर दंग रह गया। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि काशिफ और नादिया का आपस में कोई न कोई ताल्लुक तो जरूर है। मैं बोला, नादिया तुमने ये इतनी खूबसूरत पाजेब कहाँ से ली? ये तो तुम्हारे पाँव में बहुत जच रही है। मैंने जानबूझकर सरसरी अंदाज में कहा था ताकि नादिया मोहतात ना हो जाए। वो मुस्कुराकर बोली, इब्रार जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अक्सर अपने दोस्त के घर जाती हूँ, उसी दोस्त ने मुझे दी है। मैंने सर हिला दिया। अब मैंने सारा लाहिला अमल सोच लिया था, इसलिए अगले दिन जब ऑफिस गया तो काशिफ से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर करने जाऊंगा, अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा बना दे। काशिफ बहुत खुश हो गया। उसने फौरन ही जरा दूर जाकर अपनी बीवी को फोन कर दिया। छुट्टी होने में जब 1 घंटा रह गया तो मैं काशिफ से चोरी छुपे ऑफिस से निकल आया और उसके घर की जानिब चल दिया। मैंने अचानक ही दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर क़यामत ही बीत गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरी बीवी नादिया बैठी थी। नादिया ने मुझे देखा तो थर थर कांपने लगी। मैं गुस्से से तन फन करता आगे बढ़ा और बोला, नादिया ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नादिया रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, इब्रार मेरी बात सुन ले, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वो कहने लगी, इब्रार आप तो जानते हैं कि आपके चचा के हाथ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, दोनों हम शक्ल भी थी और हम रंग भी। आपकी मंगनी नादिया के साथ हो गई थी, वो भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हुई तो वो कुछ बेचैन सी हो गई। मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने उससे बारहा पूछा मगर उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो नादिया घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा जिसमें उसने बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसके साथ भागकर जा रही है। ये सब पढ़कर तो घर वालों पर क़यामत बीत गई थी। अब्बू ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, शाजिया तुम हमारी इज्जत बचा लो, नादिया की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मुझे उनकी बात मानना पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ रुखसत होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचाया कि शाजिया हार्ट अटैक से मर गई है। मैं बेकसूर थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक नादिया बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन काशिफ घर दावत पर आया। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे नादिया के साथ मुशाहबत होने की वजह से पहचान गया था। घर जाकर उसने नादिया के साथ इसका जिक्र किया तो नादिया ने मुझे कॉल की। हमारा राब्ता हो गया और यूं काशिफ आपको जबरदस्ती अपने घर इसलिए लेकर जाता क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने को मिल जाता था। आप और काशिफ लाउंज में बैठे थे जबकि मैं और नादिया उसके कमरे में। फिर आपसे पहले ही मैं पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाया करती थी। मैं आपकी ऑफिस टाइमिंग में कभी भी घर से इसलिए नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाएं। घर आ जाते तो मुझसे इस्तफसार करते कि तुम कहाँ गई थी, तो मैं आपको क्या जवाब देती। खैर जिस दिन आप नादिया के घर जाना होता तो मुझे फोन करके आपसे पहले ही बुला लिया करती थी। इस तरह आपको कभी भी इल्म नहीं हुआ। इतनी देर में नादिया भी किचन से बाहर निकल कर आ गई। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ कर दो इब्रार, मैं काशिफ से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती थी और रहती आपके साथ, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाती है आपके साथ, इसलिए मैं घर से भाग आई। आपको शाजिया की शक्ल में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज मेरे किए की सजा इसे मत दीजिएगा। मैं शाजिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया। मैंने काशिफ के साथ बोल चाल बंद कर दी, जबकि शाजिया हर रोज मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं काशिफ और नादिया के साथ सुलह कर लूं, मगर मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? काशिफ और नादिया को माफ कर देना चाहिए या इनसे कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए?